16 जुलाई 1945 अमेरिका के न्यू स्टेट की डेजर्ट्स में एक टेस्ट किया जाता है और ये कोई आम टेस्ट नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस धमाके को देखकर ओपेनहाइमर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बॉम्ब 2 लाख से ज्यादा लोगों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है। और जब ये बॉम्ब फटा तो वहां से लेकर 160 किलोमीटर तक शॉक वेव को फील किया गया। बॉम्ब से निकलने वाला मशरूम क्लाउड आसमान को छू लेता है। ये सब देखकर ओपेनहाइमर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और भगवत गीता का एक श्लोक उनके मुंह से निकल जाता है, नाउ आई बिकेम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ओपेनहाइमर की कहानी क्या थी और जिस आदमी की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी आदमी को अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने क्यों जलील किया था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। कहानी इनके बचपन से शुरू होती है 1904 में न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से परिवार से। इनको बचपन से ही जीनियस माना जाता था क्योंकि जब ये 12 साल के थे तब मिनरोलॉजिकल क्लब ने इन्हें इनवाइट किया था लेक्चर देने के लिए। आगे चलकर 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री को 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि केमिस्ट्री के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था तो आगे चलकर 1927 में वॉटिंगन यूनिवर्सिटी चले गए और 23 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर ली। इनका नेचर ऐसा था कि ये किसी से घुलते मिलते नहीं थे और इनके ज्यादा दोस्त भी नहीं हुआ करते थे। ये सिर्फ अपनी रिसर्च में ही डूबे रहते थे। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खबर ये नहीं रखते थे अंटिल अर्लियस्ट 1930 में जब एडोल्फ हिटलर का राइज देखने को मिलता है जर्मनी में, तो धीरे धीरे इनका भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगता है। हिटलर की तानाशाही के चलते ही बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। इनमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड देश को इन्वेड करता है जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन एक चिट्ठी लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट को। इस लेटर में उन्होंने वार्निंग दी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है, अमेरिका को इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये चिट्ठी पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया जाए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं और अमेरिका इस प्रोजेक्ट के लिए $2.2 बिलियन खर्च करता है, यानी आज के टाइम में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। यूएस आर्मी की इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। इसके बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए ओपेनहाइमर को सेलेक्ट किया जाता है। यूएस आर्मी ने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक शहर बनाया जिसको लॉस ऑलमोस भी कहा जाता है। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में 13,000 वर्कर काम करते थे। इन सभी लोगों को काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद चुना गया था ताकि इनके सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी पता न चल सके। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के पहले न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। फिजन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एटम को स्प्लिट करके ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेचर में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम की एक एटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं और अगर इन दोनों को मिला दे तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 हो जाता है। लेकिन ये इतना अनस्टेबल एलिमेंट नहीं होता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, तो साइंटिस्टों ने काफी रिसर्च करने के बाद एक अनस्टेबल एलिमेंट को ढूंढ निकाला। अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से निकाला जाए तो यूरेनियम 235 मिलता है और ये काफी अनस्टेबल एलिमेंट होता है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के साथ बम्बार्ड किया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 के एटम को स्प्लिट कर देते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहती है जिससे चेन रिएक्शन बन जाती है और ये चेन रिएक्शन बहुत बड़ा धमाका कर देती है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूरेनियम को यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि दुनिया में कुछ ही जगहों पर माइन किया जा सकता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है। अब क्योंकि साइंटिस्टों ने 2 अनस्टेबल एलिमेंट को ढूंढ निकाला था तो अमेरिका यहाँ पर 2 एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने लगता है। पहला बॉम्ब
जो यूरेनियम 235 के बेस पर था, जिसका नाम लिटिल बॉय था, और दूसरा बॉम्ब जो प्लूटोनियम 239 के बेस पर था, जिसका नाम फैट मैन था। ओपेनहाइमर का मानना ये था कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का बॉम्ब में यूज करने से पहले टेस्ट आउट करना बहुत ही जरूरी है। तो साइंटिस्टों के द्वारा 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है, और इस तबाही को देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से भगवद गीता की कुछ लाइनें निकलती हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. इस टेस्ट को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक बॉम्ब हिरोशिमा के शहर पर गिरा दिया, और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को फैट मैन बॉम्ब को नागासाकी शहर पर गिरा दिया। इसमें करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और 6 दिन बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, और यहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है, और ओपेनहाइमर इस इंसिडेंट को देखने के बाद अंदर ही अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि उनके इस क्रिएशन की वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। ओपेनहाइमर ये सोच रहे थे कि कहीं ये टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बॉम्ब के धमाके पूरी दुनिया को सुना दिए। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से अमेरिका को इसका पता नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर चला जाता है, क्योंकि ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब पर बैन लगाना चाहते थे। उनके लेफ्ट विंग के चलते उनकी जॉब उनसे छीन ली जाती है, और दुनिया के सामने उन्हें बहुत जलील किया जाता है। इसी के चलते कुछ ही सालों में उनकी मौत हो जाती है, और सभी देश अपने पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स तैयार करने में लग जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का भरपूर लाभ उठाएंगे। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।